Hello class good morning. Today I discuss about M टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो एम वाली टर्मिनोलॉजी है, तो फर्स्ट हमारा है मिलिग्नेटिक न्यूप्लाज्मा। तो मिलिग्नेटिस न्यूप्लाज्मा जो होता है, ये इसका मतलब है कैंसरस ग्रोथ जो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेदा कर सकते हैं और ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन में मेटास्टेटिस मतलब कि स्प्रेड भी कर सकते हैं। ये बिगनिंग ट्यूमर से ज़्यादा डेंजरस होती है। इसमें अगर जो हम नॉर्मल सेल बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग डिवाइड और ग्रोथ करती है, तो मिलिग्नेंट नियोप्लाज्मा में जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से सेल अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करने लगते हैं। ये सेल नॉर्मल टिश्यू बाउंड्रीज को तोड़कर नियर बाय टिश्यू में इन्वेदा करते हैं और ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करते हैं और लीवर, हमारे लंग्स, ब्रेन और बोन जैसे डिस्टेंस ऑर्गन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मिलिग्नेंट ट्यूमर लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो सर्वाइवल चेंज कर काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, रैपिड ग्रोथ होता है, इन्वेंसर्स ऑफ सराउंडिंग टिश्यू होंगे, मेटास्टेटिस होगी, सेलुलर टाइपिया होंगे, हर मिटोसिस एक्टिविटी होगी। कॉज की बात करें तो जेनेटिक म्यूटेशन, स्मोकिंग, रेडिएशन और कार्सिनोजेनेटिक केमिकल्स होंगे। वायरल इन्फेक्शन HPV या HBV होंगे। फैमिली हिस्ट्री होगी। अगर जो हम इसमें सिम्टम्स की बात करें, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होगा और रेजिस्टेंस लिम्फ होगी, थकान लगेगी, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख की कमी हो जाएगी। अगर जो हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें CT स्कैन करवा लेंगे, बायोप्सी करवा लेंगे, MRI करवा लेंगे, पेट स्कैन करवा लेंगे, ट्यूमर मार्कर्स करवा लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का हम यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम बात करेंगे मेटाप्लेजिया। तो मेटाप्लेजिया का मतलब है एक डिफरेंशिएटेड एडल्ट सेल टाइप का रिवर्सिबल प्लेसमेंट दूसरे डिफरेंशिएटेड एडल्ट सेल टाइप से होना। ये क्रोनिक इरिटेशंस के रिस्पॉन्स में होने वाली रिवर्सिबल एडॉप्टेड चेंजेस होते हैं। जब किसी टिश्यू पर कंटिन्यूसली स्ट्रेस या इरिटेशन होता है तो स्टेम सेल अपने डिफरेंशिएशंस पैटर्न को चेंज कर देते हैं। इस वजह से एक मैच्योर सेल टाइप की जगह दूसरा मैच्योर सेल टाइप डेवलप हो जाता है जो एडवर्स इन्वायरमेंट को बेटर टॉलरेट करता है। अगर हार्मफुल स्टिमुलस रिमूव कर दिया जाए तो मेटाप्लेजिया नॉर्मल टिश्यू में वापस कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर इरिटेशन लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूस रहे तो मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया बाद में कैंसर डेवलप होने का रिस्क बढ़ सकता है। फिर हम इसमें बात करेंगे मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का क्या मतलब होता है? ये मैलिग्नेंट कैंसर सेल का प्राइमरी ट्यूमर से बॉडी के रिस्क या डिस्टेंस ऑर्गन तक स्प्रेड होना। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर जो हम इसके कैंसरस सेल पहले प्राइमरी ट्यूमर से डिटेक्ट होते हैं, फिर ये सराउंडिंग टिश्यू को
इनवैदा करते हैं और ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक चैनल्स में इंटर कर जाते हैं। इंट्रा इंट्रा वेसलेशंस ये ब्लड या लिम्फ के थ्रू ट्रैवल करके या दूसरे ऑर्गन में पहुंचते हैं। एक्स्ट्रा वस्कुलर और वहाँ नए सेकेंडरी ट्यूमर्स बिना डेट देते हैं और मेटास्टैटिस डिसीज़ को एडवांस स्टेज में ले जाते हैं और प्रोग्नोसिस को वार्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शंस MI का मतलब है कार्डियक मसल्स का इस्केमिक नेक्रोसिस, जो कोरोनरी आर्टरीज की प्रोलॉन्गेड ब्लॉकेज की वजह से होता है। इस कंडीशन को कॉमनली हार्ट अटैक कहा जाता है। इसमें हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड कोरोनरी आर्टरीज प्रोवाइड करती है। जब कोरोनरी आर्टरी में एरेथ्रोस्क्लेरोटिस प्लेग रप्चर्स होकर थ्रम्बस बना देते हैं तो ब्लड सप्लाई सडनली ब्लॉक हो जाती है। अगर क्या होता है, ब्लॉकेज 20 से 40 मिनट्स या उससे ज़्यादा टाइम तक रहे तो कार्डियक मसल सेल परमोनरी डैमेज होकर नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। अर्लियर ट्रीटमेंट एंजियोप्लाजिया या थ्रोम्बोलाइसिस से हार्ट मसल्स को बचाया जा सकता है। अब हम इसी में बात करेंगे इसके म्यूकस डीजेनरेशंस। तो म्यूकस डीजेनरेशंस का क्या मतलब होता है? म्यूकस डीजेनरेशंस का मतलब है सेल या टिश्यू के अंदर म्यूकस का एक्सेसिव एक्यूमुलेशंस या प्रोडक्शन। ठीक है, तो म्यूकिन एक ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंसेस है जो म्यूकस का मेजर कंपोनेंट्स होता है। नॉर्मली देखें तो म्यूकिन एपिथेलियल सेल द्वारा प्रोड्यूस होता है और टिश्यू को लुब्रिकेशंस और प्रोटीन प्रोवाइड करता है। जब म्यूकिन्स एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस या एक्यूमुलेट होने लगता है तो टिश्यू की नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन अफेक्ट हो जाती है। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, बिगनिंग लेशंस या म्यूकिन प्रोडक्शन ट्यूमर्स में देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें नेक्रोसिस। एन वाले टर्मिनोलॉजी में आ जाएंगे, बात करेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होते हैं? नेक्रोसिस का मतलब है लिविंग टिश्यू में अंडर ग्रेजुएटेड मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डेथ हो। तो यूजुअली इन्फ्लामेशंस के साथ नेक्रोसिस होती है। ये हमेशा पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है जब सेल सीवियर इंजरी या इस्कीमिया, इन्फेक्शन, टॉक्सिन या ट्रॉमा की वजह से इरिवर्सिबल्स डैमेज हो जाती है तो उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और इंट्रासेलुलर कंटेंट बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। ये रिलीज सब्सटेंसेस सराउंडिंग टिश्यू में इन्फ्लामेशन ट्रिगर्स करते हैं और नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग, मेम्ब्रेन डैमेज और न्यूक्लियस चेंजेस, जिसको हम पायोकाइनोसिस या कार्डियोलाइसिस देखते जाते हैं। ठीक है, अगर जो हम कॉग्निटिव नेक्रोसिस या ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस, कॉज ऑफ नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फाइब्रोनो नेक्रोसिस और जिंजीरियल नेक्रोसिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया का मतलब है सेल की एबनॉर्मल, एक्सेसिव और रिलेटिवली ऑटोनॉमस प्रोलिफरेशंस जो नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल या
मैकेनिज्म से इंडिपेंडेंट हो जाती है। इस प्रोसेस से नियोप्लेजिया ट्यूमर डेवलप होता है। नियोप्लेजिया जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से डेवलप होती है। अफेक्टेड सेल कंटिन्यूसली डिवाइडेड रहती हैं, चाहे बॉडी को इनकी ज़रूरत हो या ना हो। ये ग्रोथ ऑटोनोमस होती हैं और स्टिमुलस रिमूव होने के बाद भी कंटिन्यूसली रहती है, जिसको हम नियोप्लेजिया बिगनिंग भी हो सकती है, मैलिग्नेसिस भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नियोप्लेजिम। नियोप्लेजिम्स का मतलब है एबनॉर्मल टिश्यू मार्क्स जिसका ग्रोथ नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ से ज़्यादा और कोऑर्डिनेटेड होता है। इस नॉर्मल मार्क्स को ट्यूमर भी कहा जाता है। नियोप्लेजिया कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं और नॉर्मल रेगुलेटरी सिग्नल्स को इग्नोर करता है। ये बिगिनिंग या मैलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं। बिगिनिंग नियोप्लेजिया लोकलाइज्ड रहता है और मेटास्टेसिस नहीं करता, जबकि मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक सराउंडिंग टिश्यू इन्वॉल्व करता है और मेटास्टेसिस कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया में क्या होता है कि न्यूट्रोपीनिया का मतलब है सर्कुलेटिंग न्यूट्रोपीनियास की एबनॉर्मल डिक्रीज न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी के फर्स्ट लाइन को डिसफेक्ट करती है। न्यूट्रोपीनिया में बोन मैरो न्यूट्रोफिल्स कम प्रोड्यूस करता है। ये एक्सेसिव न्यूट्रोफिल्स रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से प्रोटीन को सीवियर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और सीवियर न्यूट्रोपीनिया एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 500 माइक्रोलीटर मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे न्यूट्रोफिलिया। तो न्यूट्रोफिलिया क्या होता है? न्यूट्रोफिलिया का मतलब है सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिलिया। इस नंबर का इंक्रीज हो जाना कि ये ल्यूकोसाइटोसिस का सबसे कॉमन टाइप माना जाता है। जब बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एक्यूट इन्फ्लामेशन या टिश्यू इंजरी होती है तो बोन मैरो लार्ज नंबर्स में न्यूट्रोफिल रिलीज करता है। न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन साइट पर पेन्यू चक्कर बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए न्यूट्रोफिल एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी फाइंडिंग होता है। ठीक है, फिर इसमें अब हम बात करेंगे ओ टर्मिनोलॉजी में ऑन्कोलॉजी ये मेडिसिन और पैथोलॉजी की वो स्पेशल ब्रांच है जो ट्यूमर मतलब बिगनिंग एंड मैलिग्नेंट और कैंसर के स्टडी, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और फॉलोअप सेट रिलेटेड होता है। जो डॉक्टर कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं और उसे यूज़ करके ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, तो ऑन्कोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो कैंसर के हर एस्पेक्ट को कवर्ड करते हैं। इसमें कैंसर के कॉज जिसे हम इटियोलॉजी, डेवलपमेंट, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, स्टेजिंग, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की स्टडी किया जाता है। कैंसर तब डेवलप होता है जब सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करने लगता है और सराउंडिंग टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं। ऑन्कोलॉजी का मेन एम
इजी डायग्नोसिस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट और पेशेंट की सीवियर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का यूज़ किया जाता है। आज के टाइम इस पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट और मोलिकुलर ऑन्कोलॉजी भी रैपिडली डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अब हम इसी में बात करेंगे ऑर्गेनोमेगलरी। तो इसमें क्या होता है? ऑर्गेनोमेगलरी का मतलब है किसी ऑर्गन का और एबनॉर्मल इनलार्जमेंट, मतलब साइज बढ़ा देना। ये खुद एक डिसीज़ नहीं बल्कि किसी अंडरलाइनिंग डिसीज़ का साइन होता है। नॉर्मली हर ऑर्गन का एक फिक्स्ड साइज होता है। जब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या कंजक्शन, ट्यूमर, स्ट्रॉन्ग डिसऑर्डर्स या एक्सेसिव सेल ग्रोथ की वजह से ऑर्गन का साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को ऑर्गेनोमेगली कहते हैं। इनलार्जमेंट टेम्पोरली भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। ऑर्गन के इनलार्ज होने से इसका नॉर्मल फंक्शन अफेक्टेड हो सकता है और सराउंडिंग ऑर्गन्स पर प्रेशर भी बढ़ सकता है। ऑर्गेनोमेगली को ट्रीटमेंट अंडरलाइनिंग कॉज को ट्रीट करने पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें ऑस्टियोमेलाइटिका। ऑस्टियोमेलाइटिका ये क्या होता है? ये एक बोन डिसीज़ है जिसमें एडल्ट बोन की मिनरलाइजेशन डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से बोन सॉफ्ट और वीक हो जाती है। बोन स्ट्रेंथ मेनली कैल्शियम और फास्फेट मिनरल्स की वजह से होती है। जब विटामिन डी डिफिशियंसी या कैल्शियम फास्फेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं तो न्यूली फाउंड बोन मैट्रिक्स प्रॉपरली मिनरलाइज नहीं हो पाते, जिससे बोन सॉफ्ट हो जाती है और ईजिली बंद या फ्रैक्चर्स हो सकती हैं। एडल्ट में इस कंडीशन को ऑस्टियोमेलेरिका कहते हैं, जबकि चिल्ड्रन में इस कंडीशन को रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस एक स्केलेटल डिसऑर्डर्स होता है जिसमें बोन मास और बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे बोन फ्रैगलिंग्स हो जाते हैं और फैक्टर्स के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। नॉर्मली बोन कंटिन्यूसली रिमॉडलिंग प्रोसेस से गुजरती है, जिसमें ओल्ड बोन रिमूव और न्यू बोन फॉर्म होती हैं रहती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन रिस्टोरेशंस या बोन फॉर्मेशन से ज़्यादा हो जाती हैं। रिजल्ट में दोनों पर्पस और वीक हो जाते हैं। ये स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज़ियस वुमेन और एल्डरली इंडिविजुअल्स में कॉमन होते हैं। अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए इसे साइलेंट डिसीज़ भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोनेक्रोसिस। ऑस्टियोनेक्रोसिस का मतलब है बोन टिश्यू के डेड जो ब्लड सप्लाई के लॉस की वजह से होते हैं। इसमें बोन को भी कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। जब किसी रीजन से बोन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक या डैमेज हो जाती हैं तो बोन सेल ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारी लार्ज हैं। इस प्रोसेस को
ऑस्टियोनेक्रोसिस कहते हैं। अगर ट्रीटमेंट ना हो तो अफेक्टेड बोन कोलाप्स हो सकते हैं और जॉइंट परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। इसे हिप जॉइंट या फीमर हेड या सबसे कॉमन साइट बोला जाता है। अब हम बात करेंगे पी पे। तो पैलिलोमा क्या होता है? पैलिलोमा एक बिगिनिंग एपिथेलियल ट्यूमर्स है जो फिंगर लाइक या वाइट लाइक प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये जनरली स्लो ग्रोइंग और नॉन कैंसरियस होते हैं। इसमें जो होते हैं पैलिलोमा एपिथेलियल सेल की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से डेवलप होते हैं। ये स्किन, ओरल कैविटी या लैरिक्स या यूरिनरी ब्लैडर्स और सर्विक्स में डेवलप हो सकती है। कई पैलिलोमा ह्यूमन पैलिलोमा वायरस HPV इन्फेक्टेड से एसोसिएटेड होती हैं। मीन्स होने के बावजूद खुद पैलिलोमा में लॉन्ग टर्म में मिलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्क हो जाता है। इसीलिए स्पेशलिस्ट्स का बायोप्सी करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम इसमें बात करेंगे पैथोजेनेसिस का मतलब है डिसीज़ डेवलप होने का मैकेनिज्म और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या ये बताता है कि डिसीज़ कैसे स्टार्ट होती है और कैसे प्रोग्रेस करती है। हर डिसीज़ का एक स्पेशल पैथोजेनेसिस होता है। इसमें डिसीज़ के शुरू होने से लेकर उसके क्लिनिकल सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन तक के सारे बायोलॉजिकल इवेंट इंक्लूड होते हैं। पैथोजेनेसिस को समझने से डॉक्टर्स डिसीज़ को बेटर डायग्नोसिस और ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस में बैक्टीरियल बॉडी में इंटर करते हैं, मल्टीपल्स करते रहते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और इन्फ्लामेशन होते हैं और फिर सिम्टम्स डेवलप कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में कि पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी एक साइंस स्टडी ऑफ डिसीज़ है जिसमें डिसीज़ के कॉज मतलब इटियोलॉजी और इसके केमिकल्स, जिस पैथोजेनेसिस, स्ट्रक्चर्स चेंजेस और फंक्शनल्स कॉन्शियस का स्टडी किया जाता है। पैथोलॉजी मेडिसिन का बेसिक सब्सटेंसेस है जो एक्सप्लेन करता है कि डिसीज़ बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है। इसमें सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स में होने वाले माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की स्टडी होती है। पैथोजेनेसिस बायोप्सी, ब्लड टेस्ट और लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डिसीज़ का डायग्नोसिस करते हैं और पैथोलॉजी लैबोरेटरी, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमैटिक पैथोलॉजी में डिवाइड किया जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे पैटेचेकिया। तो इसमें पैटेचेकिया ये छोटे पिन पॉइंट हेमोरेजेस 1 से 2 mm होते हैं जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर रेड या पर्पल स्पॉट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। पैटेचिया ये कैपिलरीज को रैप्चर होने या प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स की वजह से डेवलप होते हैं। इस स्पॉट्स को प्रेस करने और कलर डिसअपेयर नहीं होता है। नॉन ब्लीचिंग क्योंकि ब्लड स्किन के अंदर लीकेज हो चुकी होती है। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन्फेक्शंस, ट्यूमर और कोगुलेशंस डिसऑर्डर्स में कॉमनली देखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसी में प्रोग्नोसिस में क्या होता है कि इसका मतलब है डिसीज़ के फ्यूचर्स
कोर्सेज और एक्सपेक्टेड आउटकम की प्रीडिक्शंस या बढ़ाता है कि पेशेंट रिकवर करेगा, डिसीज़ प्रोग्रेस करेगी या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोग्नोसिस डिसीज़ की सीवियरिटी, स्टेज और पेशेंट की एज, जनरल हेल्थ, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेस पर डिपेंड करती है। गुड प्रोग्नोसिस का मतलब रिकवरी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि पुअर डायग्नोसिस का मतलब डिसीज़ सीरियस है और आउटकम इनफॉरेबल्स हो सकते हैं। प्रोग्रेस डिटेक्ट को ट्रीटमेंट प्लानिंग और पेशेंट काउंसलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करेंगे पायरेक्सिया। पायरेक्सिया जो फीवर बोलते हैं, पायरेक्सिया का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से एबनॉर्मल इंक्रीज होना, जिसके कॉमनली फीवर कहा जाता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फैराडे के आसपास होता है। इसमें क्या होता है, पायरेक्सिया तब डेवलप होती है जब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या टिश्यू इंजरी के रिस्पॉन्सेस में पायरोजेंस हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर सेट पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद बॉडी हीट प्रोड्यूस कर कॉन्शियस करती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। फीवर इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, लेकिन वेरी हाई फीवर्स हार्मफुल भी हो सकता है। फिर हम इसमें बात करेंगे परप्यूरा। परप्यूरा का मतलब होता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना, जिससे पल रेड डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। ये पेटिकेडिया से बड़ी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 10 mm की। ये जो होता है परप्यूरा ब्लड वेसल्स को डैमेज, प्लेटलेट्स डिफिशियंसी या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। ब्लड कैपिलरीज से लेकर उसमें होकर स्किन के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं और पर्पल रेड फोटो पैचेस बना देते हैं। इन सीजन्स को प्रेस करने पर कलर्स डिसअपेयर नहीं होते। नॉन ब्लीचिंग परप्यूरा किसी सीरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का साइन भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर इवेल्युएशन ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्यों। ठीक है, तो क्यों वाला जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।